हेलो एवरीवन। क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने गॉस की प्रमेय के टॉपिक को कवर किया था। उसमें गॉस की प्रमेय क्या स्टेट करती है और गॉस की प्रमेय का वो कैसे हम प्रूफ करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हमारे उसके बाद जो टॉपिक शुरू होते हैं उसमें हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ने होते हैं। अब गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग मतलब गॉस प्रमेय कहाँ कहाँ यूज़ की जा सकती है, क्या क्या उससे हम लोग हेल्प ले सकते हैं, वो वाले टॉपिक आते हैं। तो उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कि आज के जो मेन टॉपिक्स हैं और जो महत्वपूर्ण भी हैं आपके एग्जाम्स के लिए और विषयवार स्टडी के लिए भी। तो उसमें है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। मतलब अगर कहीं पर गोलीय कोश हो और वो समान रूप से आवेशित हो तो उसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इस बारे में बात करनी है। साथ ही साथ अगर कोई अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट हो तो उसके समीप कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, ये भी हम गॉस की प्रमेय के द्वारा पता कर सकते हैं। तो आज के कुछ टॉपिक यही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो आपके बहुत मार्क्स कवर हो जाते हैं और साथ ही साथ आगे आने वाले जो टॉपिक है उनमें बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए और नोट करिए और अध्ययन कीजिए, इनका एक्सरसाइज कीजिए। तो ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे और फिर आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स के साथ। तो पहली बात ये होती है कि क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे आता है या क्वेश्चन कैसे स्टेट किया जाता है। तो उसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं क्वेश्चन के यहाँ पे। जैसे कि एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु कोश के बाहर, पृष्ठ पर अथवा अंदर स्थित है। यही क्वेश्चन किसी और तरीके से स्टेट कर सकते हैं। एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण उसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। नीचे वाले क्वेश्चन में केवल पृष्ठ की बात की गई है, जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में तीन स्थितियों पर बात की गई है, बाहर, पृष्ठ और अंदर। तो जो ऊपर वाला प्रश्न है वो तीन चीज़ों को कवर कर रहा है और ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है वो। तो उस यही टॉपिक हम लेके चलेंगे और तीनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम की जरूरत होगी कि एक गोलीय कोश, जैसे कि यहाँ देखिए नीचे नीचे चित्र में दिया हुआ है। यहाँ पर कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। दो त्रिज्या दी हुई है, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर। जो कैपिटल आर त्रिज्या का है वो आपका गोलीय कोश है, जो धन आवेशित है, जो प्लस प्लस मार्क कर रखे हैं उसके ऊपर। तो ये गोलीय कोश कैसा है? धन आवेशित है। अब गोलीय कोश कैसा होता है कि अंदर से खोखला है, उसके अंदर कोई मतलब कोई अंदर कोई मीडियम नहीं, मतलब मीडियम तो है लेकिन उस मीडियम का नहीं है जिस मीडियम का गोलीय कोश बना हुआ है। सपोज धातु का बना हुआ है या फिर कोई प्लास्टिक की बॉल होती है जस्ट लाइक, तो अंदर से कैसी होती है? खोखली होती है। और खोखला गोला यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे वर्ड, क्योंकि खोखले गोले में क्या हो जाता है कि एक मोटाई आ जाती है, जबकि कोश में एक सतह ही होगी, खाली पृष्ठ होगी, ऊपरी पृष्ठ और पृष्ठ के बाहर, और केवल अंदर का एक वही मीडियम जो बाहर है। पृष्ठ किसी अलग मीडियम की बनी हुई है और मीडियम बाहर और अंदर एक जैसा होता है। तो यही संरचना है इस गोलीय कोश की। और यहाँ पे स्मॉल आर जो त्रिज्या दी गई है वो किसी बिंदु की दी गई है जो कि बाहर स्थित है, गोलीय कोश के बाहर। और यही स्मॉल आर त्रिज्या अलग अलग तीनों स्थितियों में वेरी करेगी, कभी ये बाहर होगी, कभी ये पृष्ठ पर, और कभी ये अंदर होगी। यानी त्रिज्या कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, और कभी आर के कैपिटल आर के बराबर होगी। तो देखिए इस चित्र का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कर रखा है, तो इसको डिस्क्रिप्शन से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका हेडिंग दिया हुआ है। तो इसमें क्या किया, माना कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय कोश की सतह पर स्मॉल क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। स्मॉल क्यू आवेश कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय कोश पर समान रूप से वितरित है। तो पहला टॉपिक जो हमारा राइज होता है कि जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। देखिए, जब बिंदु कहाँ है? गोलीय कोश के बाहर। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो चित्र के अनुसार सब आपको नजर आ रहा है। गोलीय कोश का केंद्र कैपिटल ओ है, त्रिज्या स्मॉल आर जो गोलीय कोश के बाहर आर आर त्रिज्या का। आप क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। जो हम जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है उस त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं, इस वृत्त या स्फीयर बना लेते हैं, गोलीय कोश बना लेते हैं। समान दूरी होने के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण तो समान होता है। देखिए, हम जो पृष्ठ बनाएंगे, जो डॉटेड लाइन से बना रखा है पृष्ठ स्मॉल आर त्रिज्या का, ये क्या होगा? आपका गॉसियन पृष्ठ होगा। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। एक पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ होता है जो हम अपनी सहूलियत के लिए अपने अपने जो मोटिव है उसको पाने के लिए बनाते हैं, और हमारा मोटिव है वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना। तो एक समतल पृष्ठ बना दी हमने, और इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? समान होगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है, परंतु उसकी दिशा भिन्न भिन्न एवं उस बिंदु पर त्रिज्य होती है। दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि हर बिंदु पर जो एरो निकल के आएगा
वैद्युत क्षेत्र का वो हर डायरेक्शन अलग अलग होगी, वो आप समझ सकते हैं। जैसे ऊन के गोले पे हम ढेर सारी अगर सिलाइयाँ घुसा दें तो हर सिलाई की डायरेक्शन दूसरी सिलाई से, पड़ोस वाली सिलाई से अलग होगी। बिंदु पी पर गौसी पृष्ठ की सतह पर एक अल्पांश क्षेत्रफल डी ए लेते हैं। अब इसकी सतह पर हमने क्या ले लिया, एक अल्पांश क्षेत्रफल डी ए ले लिया, बड़े वाले स्फीयर के, कोश के उसके ऊपर, जिसका सदिश क्षेत्रफल की दिशा भी त्रिज्य होती है। त्रिज्य मतलब रेडियस के अलोंग, रेडियस बाहर की ओर भी हो सकती है और अंदर की ओर भी, लेकिन हमेशा यहाँ पे हम कैसे ले रहे हैं, बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि धनावेश है, धनावेश में वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बाहर की ओर दिष्ट होती हैं। तो ये हमारी एक संरचना हो गई। इसके आगे चलते हैं। तो गॉस के नियम से हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू एनक्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ये हम अपने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, आप सब जानते होंगे। ई डॉट डी ए क्या था, ए डी ए कॉस थीटा। अगेन थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी ए, एंड यू नो इस फिगर में जो एंगल है ई और डी ए के बीच में वो कितना है, जीरो है। क्योंकि देखिए जो एरो नजर आ रहे हैं वो दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही है, बिकॉज दोनों की दिशा भी एक ही है। तो जो एंगल होगा उन दोनों के बीच में वो कितना होगा, 0 डिग्री का। तो और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो डेट्स वाई वो कुल मिला के देखिए नीचे लाइन में रखा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो वो जो समीकरण एक से के बाद लिखा हुआ है, समीकरण एक से ई डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो क्या हो गया, 1। तो वो दिखाई नहीं दे रहा है आपको, वो 1 हो गया। खैर, और गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं कि जो फाई होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो वही हमने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। उसके बाद चूंकि सॉरी इसलिए कैपिटल ई का परिमाण संपूर्ण पृष्ठ के लिए समान है। अतः क्योंकि ई का वैल्यू क्या हमने कह दिया कि वो हर पृष्ठ पे क्या रहती है, वैल्यू समान रहती है, केवल क्या उसकी दिशा बदलती है। तो इसलिए कैपिटल ई कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो और कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। तो कैपिटल ई देखिए कांस्टेंट से बाहर आ गया, समीकरण 2 बन गई आपकी। अब स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ के लिए जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, इंटीग्रेशन देखिए लगा हुआ है, इंटीग्रेशन डी ए। डी ए का मतलब होता है छोटा क्षेत्रफल, और पूरा इंटीग्रेशन का मतलब पूरा क्षेत्रफल। तो गोले का या कोश का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r² गॉस पृष्ठ के लिए। और यहाँ पे गॉसी पृष्ठ है, और गॉसी पृष्ठ कैसा है आपका, गोलाकार है। तो उसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिया, कितना आ गया, 4 पाई r²। तो आपने जो इंटीग्रेशन डी ए लगा हुआ है उसकी यहाँ पे क्या लिख लिया, 4 पाई r²। तो देखिए सबसे नीचे वाली लाइन में ये ई डॉट 4 पाई r² बन गया, और वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ही। और अब ई को आप इसी तरफ रखिए और 4 पाई r² को उस तरफ भेज दीजिए। तो यह आ गया वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। किस केस में, जब बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित है। बहुत इजी था, आराम से समझिए इसे। दोबारा वीडियो को आप प्ले करके देखिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। कोई भी पॉइंट है आप कमेंट सेक्शन में तुरंत अभी कमेंट कीजिए और मुझसे पूछ लीजिए। इसके आगे चलते हैं। तो अब आता है हमारा पृष्ठ पे, कि पृष्ठ पे हमारा कितना गोलीय, सॉरी हमारे पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इससे पहले यहाँ पे उन्होंने दिशा की बात कर रखी है। एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश क्वांटिटी है, और सदिश क्वांटिटी में क्या होती है, दिशा होती है। तो इसमें उन्होंने यहाँ पे देखिए ई को आप क्या करती है, थोड़ा डार्क कर दिया। डार्क का मतलब ये हो गया कि अब ये सदिश सदिश रूप में लिख रहे हैं। पिछला वाला फॉर्मूला उसका अदिश रूप था, ये इसका सदिश रूप है। सदिश रूप में केवल दिशा और बतानी होती है। तो पूरा पूरा फॉर्मूला वही है। देखिए आखिरी में आर कैप लगा दिया, आर के ऊपर कैप लगा दिया। जो आर कैप है वो बता रहा है त्रिज्या की दिशा। जिस बिंदु पे आप ले रहे होंगे उस बिंदु पे त्रिज्या जो आ रही है, उस त्रिज्या की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ से ये जो रिजल्ट है ये एक और बन जाता है। और साथ ही साथ इससे एक इंक्लूजन, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये निकलता है कि ई है वो r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी r² के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, वैद्युत क्षेत्र। तो इन्वर्स लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है कैपिटल ई। खैर ये आपकी बात यहाँ पे जो टॉपिक है वो बात क्लियर हो जाती है, समझ में आ जाता है। इसके आगे चलते हैं पृष्ठ पर। अब पृष्ठ पे क्या हो जाता है, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। चित्र से आपको क्लियर है, चित्र आप देख लीजिए एक बार पीछे वीडियो में जाके। स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा वहाँ पे। तो जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर, तो जो फॉर्मूला आया हुआ था समीकरण नंबर 3 में, उसमें स्मॉल आर की यहाँ पे आप कैपिटल आर रख दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पृष्ठ पर या गोलीय कोश की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक ये बन जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल r²। तो ये भी अपने इजी हो गया। इसके बाद जो एक आखिरी बात बची है वो ये है कि गोली कोश के भीतर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो वो देख लेते हैं। तो जब गोली कोश के अंदर की बात होती है तो स्मॉल आर क्या हो जाता है, कैपिटल आर से छोटा। अब हम उसके अंदर आ गए। अब देखिए वो प्लस वाला गोला ऊपर है, और जो स्मॉल आर है वो नीचे हो चुका है। डॉटेड वाला जो स्फीयर है वो बड़े वाले स्फीयर के जो गोली कोश था उसके अंदर आ चुका है। डॉटेड वाला स्फीयर पहले बाहर था। पृष्ठ वाला उन्होंने डायग्राम नहीं बनाया है क्योंकि पृष्ठ वाला उसी के ऊपर ही होता है। लेकिन जो गोली कोश की जब अंदर की बात हो रही है तो वो डॉटेड वाला स्फीयर अंदर आ चुका है।
आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वही बातें जो मैं आप सबको को समझा रहा हूँ। मेन पॉइंट इसमें ये होगा कि जो ई डॉट डी ए है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से। लेकिन जरूरी पॉइंट ये है नोट करने वाला यहाँ पे ये, कि इस बार जो आपने गॉसियन पृष्ठ बनाया है जिसे आप डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं स्मॉल आर त्रिज्या का, उस गोलीय कोश के अंदर कितना वैद्युत आवेश है, इस बात को आप समझिए। तो इस गोलीय कोश के अंदर अब आप देखेंगे कोई भी वैद्युत आवेश नहीं है। सारा का सारा वैद्युत आवेश कहाँ है, ऊपर वाले गोलीय कोश की सतह पर, और अंदर वाले गोलीय कोश के अंदर कोई भी आवेश नहीं ट्रैप है। ट्रैप मतलब कोई भी उसके अंदर बंद नहीं है। तो अंदर जो अमाउंट हुआ चार्ज का वो कितना है, जीरो। तो ये जो सिग्मा क्यू दिया हुआ है, सिग्मा मतलब समेशन ऑफ क्यू, टोटल चार्ज ऑफ क्यू, कितना सम आपका चार्ज है वो कितना है, जीरो। सो डेट्स वाई सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अब जीरो अपॉन एप्सिलॉन क्या हो गया, जीरो। सो कुल मिला के जो ई की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, जीरो। सो यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि गोली कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। रीजन साफ है, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश बद्ध नहीं हो पा रहा है। और गॉस की प्रमेय से हमने यही सीखा था कि जो फ्लक्स होता है, निकलने वाला फ्लक्स, वो परिबद्ध आवेश के एप्सिलॉन टाइम्स होता है। और जब यहाँ पर कोई आवेश ही नहीं है तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, और फ्लक्स नहीं है तो कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो उस तरीके से हम एनालिटिकली समझ सकते हैं, और यहाँ मैथमेटिकली भी वही चीज़ आ रही है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे प्रूव्ड हो जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, वो है हमारा समतल, एक अनंत समतल आवेशित प्लेट के कारण समीप पे वैद्युत क्षेत्र। तो ये क्वेश्चन स्टेट ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन ऑफ वैरायटी दे रखी है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन को स्टेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप हैं ये। इसमें सेकंड नंबर पे दिया हुआ, अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। व्युत्पन्न मतलब ड्राइव कीजिए। तो इसको ड्राइव करना देखिए कितना ईजी है। तो सबसे पहले इसमें एक डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक अनंत समतल आवेशित प्लेट दे रखी है। ये जो प्लस प्लस मार्क कर रखा है ये आपकी प्लेट है। अब इसमें करने के लिए फिर से हम गॉस की प्रमेय का यूज़ कर रहे हैं, और गॉस की प्रमेय आप जानते हैं गॉसियन पृष्ठ बनानी पड़ती है। गॉसियन सर्फेसेस हम बता चुके हैं, काल्पनिक पृष्ठें होती हैं जो हम अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पे इस बार गॉसियन पृष्ठ कैसी है, बेलनाकार है। देखिए गॉसियन बेलन लिखा हुआ है। तो ये गॉसियन सर्फेस पर हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले चित्र को समझ लेते हैं, चित्र का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो एक समान आवेशित पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व अथवा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। देखिए ये जो समतल प्लेट है जिस पे आवेश वितरित हुआ हुआ है, तो ये समतल आवेश पे पृष्ठ वितरित है। तो इसका पृष्ठ घनत्व होगा आवेश का, कि पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है। तो पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं पृष्ठ घनत्व। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई आवेश स्मॉल क्यू किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल ए पर समान रूप से वितरित हो तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। बहुत इजी फॉर्मूला है ये, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। जब आपको पृष्ठ घनत्व निकालना है तो स्मॉल क्यू अपॉन ए। जब आपको क्या कहते हैं, एक लंबाई घनत्व होता है या फिर रेखीय घनत्व निकालते हैं चार्ज का, रेखीय घनत्व में स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल एल ले लेते हैं, लंबाई ले लेते हैं, एरिया में ए ले लेते हैं, और वॉल्यूम में कैपिटल वी ले लेते हैं। तो बहुत ईजी चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पर पृष्ठ की बात आई है, पृष्ठ में एरिया होता है, पृष्ठ सरफेस मतलब एरिया। तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल ए आया हुआ है। सिग्मा इज इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन ए इज द एरिया। तो ये आपका पृष्ठ घनत्व है। इस निकालना इजी है। अगर आपको चार्ज पता है, आपको एरिया पता है, तो आप पृष्ठ घनत्व निकाल सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अनंत विस्तार की समावेशित समतल प्लेट के कारण के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे जो है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित धनावेशित अचालक समतल प्लेट पी क्यू आर एस के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो पृष्ठ घनत्व इस बार इन्होंने बता दिया सिग्मा, और समतल प्लेट बता दी पी क्यू आर एस। और इस आवेशित चादर के निकट स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इन्होंने बता दिया स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमारा चित्र हो गया। तो ये बिंदु है ओ जो आपको नजर आ रहा है, कैपिटल ओ, बेलन के एंड में राइट साइड में। तो ये आप इस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसलिए हमने इसी बिंदु से होता हुआ एक बेलन बना लिया, और वो बिंदु उस बेलन के एक गोलीय पृष्ठ पर या वृत्तीय पृष्ठ पर आ रहा है। तो ये आपका चित्र रेडी है। और इस पृष्ठ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल कैपिटल ई से शो कर रहे हैं, और डी ए की डायरेक्शन भी देखिए सेम है। क्यों? क्योंकि पृष्ठ की डायरेक्शन क्या होती है, लंबवत होती है। और जो प्लेट से भी जो वैद्युत क्षेत्र की रेखा आ रही होगी वो लंबवत सीधी आ रही होगी। तो ई और डी की डायरेक्शन सेम है, एक तरफ भी सेम है और दूसरी तरफ भी सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पे ओ प्राइम है। तो ये तो हो गया आपका चित्र। अब माना कि चादर की दूसरी ओर
ओ के सममित एक बिंदु ओ प्राइम है। जैसे मैंने बताया कि अपोजिट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी सेम बिंदु, सेम कंडीशन होगी। ई और डी ए की डायरेक्शन सेम है। इस चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। ये गॉसियन बेलन है। माना बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। देखिए पूरा बेलन कैसा यूनिफॉर्म है, कहीं भी आप काटेंगे एक स्लाइस तो आपको एक वृत्त ही मिलेगा, वो क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए। चादर अनंत विस्तार की है। अनंत विस्तार की चादर मतलब चादर का कोने नहीं पता है। अभी हमने कोने ले लिए पी क्यू आर एस, लेकिन इसके कोने हम मान लीजिए हमें पता नहीं है। चादर अनंत विस्तार की है, अतः चादर के समीप दोनों ओर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण समान तथा दिशा चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ये हमने आपको बता ही दिया कि लंबवत होती है दिशा यदि चादर धनावेश की है। देखिए जब धनावेशित है तो बाहर की ओर होगी लंबवत, और अगर ऋणावेशित है तो अंदर की ओर। अतः बेलन के सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यस, बेलन के सिरे जो वृत्तीय सिरे हैं, जो दोनों जो दिशाएं दे रखी हैं, जहाँ पे ओ और ओ प्राइम पे देखिए दोनों वृत्तीय सिरे हैं, इन दोनों पर विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो वो बनेगा ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए, क्योंकि दोनों तरफ ई वैद्युत क्षेत्र समान है और क्षेत्रफल भी समान है, इसलिए जो फॉर्मूला होगा वो ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन के साथ लगा हुआ है। और वक्र पृष्ठ पर जीरो हो जाएगा, वो उसका रीजन ये है कि वहां पे दिशा कैसी होती है, अभिलंबवत हो जाएगी। ई की दिशा होगी, ई की दिशा क्षैतिज होगी, जबकि डी ए की दिशा क्या हो जाएगी, सॉरी डी ए की दिशा हो जाएगी आपकी ऊर्ध्वाधर दिशा हो जाएगी, चाहे ऊपर की ओर हो, चाहे नीचे की ओर हो, चाहे किसी ओर हो। वो बेलन के वक्र पृष्ठ पे डी ए की और ई की डायरेक्शन क्या होगी, 90 डिग्री होगी, इसलिए वहाँ के अमाउंट हम नहीं कैलकुलेट करते, केवल दो ही अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, एक तो लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का। वक्र पृष्ठ को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन क्या होती है, 90 डिग्री होती है। ये आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। देखिए इन्होंने वही बात की है, चादर के अभिलंब बाहर की ओर होगी यदि चादर धनावेश की है। अच्छा ये हमने डिस्कस कर लिया। तो नीचे जो लाइन लिखी हुई है, बेलन के दोनों सिरों ओ व ओ प्राइम पर ई व डी ए समांतर हैं। दोनों सिरों पर ई व डी ए समांतर है, यानी उनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो डेट्स वाई, इसलिए ई डॉट डी इजिकल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अगेन कॉस 0 डिग्री 1 होता है, इसलिए केवल ई डी ए बचेगा। तो आप देखेंगे जो फाई ई है उसकी वैल्यू ई डी ए और ई डी ए मिलके, तो वो ई डी ए तो ई ए हो गया, तो ई ए प्लस ई ए गिव्स यू 2 ई ए। आपको पता चल गया होगा। देखिए जो ई डी ए आया था, उस ई डी ए में जो ई तो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर रहेगी, और डी ए का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा टोटल कैपिटल ए। तो डी ए की जगह पे कैपिटल ए यूज होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए गिव्स यू कैपिटल ए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इंटीग्रेशन जो करता है वो पूरा एरिया ले लेता है, और पूरा एरिया कितना है, कैपिटल ए। तो डेट्स वाई ई डी ए बन जाता है ई ए। तो ई ए प्लस ई ए हो गया आपका 2 ई ए। तो फ्लक्स आपका कितना हुआ, 5 ई इजिकल टू 2 ई ए, जो समीकरण 1 से शो कर रहे हैं। अब गॉसीय बेलन के वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि वक्र पृष्ठ पे वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ई ए और डी ए परस्पर कैसे हैं, लंबवत है। ये बात इन्होंने यहाँ पे समझाई है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अतः गॉसीय बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इजिकल टू 2 ई ए, समीकरण नंबर 2 में। गॉसियन प्रमेय से आप गॉसियन प्रमेय लेते हैं। गॉसियन प्रमेय क्या कहती है, फाई ई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे फाई ई ए के बराबर, एक तो समीकरण 2 से आ रहा है और फाई ई की वैल्यू हम ये जानते ही हैं, तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो फाई ई इजिकल ये सॉरी 2 ई ए इजिकल टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि क्यू की वैल्यू होगी यहाँ पे सिग्मा ए। देखिए हम लोगों ने अभी जब पढ़ा था पृष्ठ घनत्व सबसे शुरू में जब टॉपिक में अभी, तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा इजिकल टू क्या था, क्यू अपॉन ए। तो क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। तो यहाँ पे इन्होंने क्यू की जगह पे सिग्मा ए यूज़ किया हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्यू की जगह पे सिग्मा ए। ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर फाई ई की वैल्यू ये भी इसके बराबर भी, और फाई की वैल्यू समीकरण 2 से भी, तो दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पे आप केवल ई को एक तरफ रखिए और 2 ए को अपॉन में भेज दीजिए। ए से ए कैंसिल है, केवल ई इजिकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आखिरी में। ए से ए कैंसिल, कैपिटल ए से कैपिटल ए कैंसिल हो रहा है, 2 अपॉन में पहुंच जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो आपको फॉर्मूला तैयार हो जाता है, ई इजिकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो आज के टॉपिक में हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। कोई भी आपको डाउट हो रहा होगा कि अगर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ज़रूरी है क्योंकि टॉपिक लंबे हैं और समय ज़्यादा लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन क्लासेज है, आप आराम से इसे रिकॉर्ड को देख सकते हैं, कम स्पीड पे देख सकते हैं, ज़्यादा स्पीड पे भी देख सकते हैं। सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं, स्पीड तेज करने के, कम करने के। वीडियो को बार बार देखिए, समझिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और कोई सजेशन हो तो भी बताइए। थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।